मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। टेक्स्ट पोर्शन में 15 चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है दाजू। सबसे पहले मीनिंग लिख लेंगे टाइटल का। दाजू ग्राम्य विस्तार में से कहा जाता है बड़ा भाई। दाजू शब्द वहाँ उपयोग में लाया जाता है और इसका मीनिंग है बड़ा भाई। लेखक हैं शेखर जोशी। इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ पहले हम कर लेते हैं, सारांश देख लें, उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दाजू कहानी ये किस प्रकार का गद्य है? कहानी अंडरलाइन करते जाएंगे साथ में। बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। बाल श्रमिक चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। मदन एक पहाड़ी बालक है, अर्थात पहाड़ी इलाके से आया है, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करना शुरू कर देता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है। बहुत ही भोला है, ग्राम्य विस्तार का बच्चा है। चालाकी, छल कपट ये सब उसे आता नहीं है। अपने भोलेपन सरलता में वह एक लड़के को या एक बड़ी उम्र के लड़के को क्या मान बैठता है? अपना बड़ा भाई। अर्थात उसे किस नाम से पुकारता है? दाजू, क्योंकि उसे उसके गांव में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? दाजू। वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। आघात, अटैक करना या बहुत ही गहरा घाव लग जाना, उसे कहते हैं आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। मार्मिक, बहुत ही भावुक। शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले स्टोरी। मदन नाम का बच्चा है, वह पहाड़ी इलाके से, बहुत ही गरीबी में इसका बचपन पल रहा है। गांव में रहते हैं, पेट भर सकें, गुजरान कर सकें, इतनी उनकी पिता की कैपेसिटी नहीं है। गरीब परिवार से आया हुआ है और फिर सोचते हैं, या वह मदन सोचता है कि शहर में चला जाता हूँ और कुछ न कुछ काम नौकरी करके पैसे कमा के अपने घर को हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ शहर में आ जाता है और वहाँ पे एक होटल रेस्टोरेंट में नौकरी करता है ना। अब अचानक से एक दिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ उसकी क्या हो जाती है? मुलाकात हो जाती है। उनका नाम है जगदीश बाबू। पढ़े लिखे हैं, अपना परिवार छोड़कर इस शहर में नौकरी करने आए हैं। मुलाकात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, बहुत ही अच्छी मित्रता हो जाती है। मदन को तो जैसे लगता है कि मुझे जगदीश बाबू के रूप में कौन मिल गया है? बड़ा भाई मिल गया है। वह उन्हें साहब या किसी और नाम से नहीं पुकारता, केवल दाजू नाम से ही पुकारता रहता है। लेकिन जगदीश बाबू जो हैं मध्य वर्ग से बिलोंग करते हैं और नेचुरली उनके अंदर थोड़ा दाजू दाजू शब्द सुनकर अहंकार का भाव जागता है कि ये जो दाजू दाजू ग्राम्य भाषा का शब्द बोलती हूँ ना, ये मेरी स्वाभिमान को या मेरी प्रेस्टिज को, इज्जत को क्या लगती है? चोट लगती है। ये मुझे अपमान लगता है। और इस प्रकार इतना उसे गुस्से में अपशब्द बोले जाते हैं या गुस्से में न बोलने वाली चीज़ें बोल जाते हैं कि मदन नाम का जो छोटा बच्चा है उसका दिल बहुत ही दुखी हो जाता है, हर्ट होता है। उसे पूरा दिन बैठा रहता है, रोता रहता है और दूसरे दिन या उसी दिन ये निर्णय लेता है कि आज के बाद किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इतनी मित्रता या इतना अपनापन नहीं रखना है, केवल मुझे अपने काम से मतलब रखना है ना। तो ये थी बाल मजदूर की कहानी, दाजू। शॉर्ट में एक्सप्लेन की है। वर्ड टू वर्ड हम देखेंगे, पेंसिल अपने हाथ में ही रखेंगे, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग भी लिखते जाएंगे। चौक से निकलकर बाईं ओर से जो बड़ा साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, हर रेस्टोरेंट या दुकान के ऊपर लगा रहता है ना नाम, है ना। साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग है, नीली शफाफ आंखें। शफाफ मतलब एक तरीके से कह सकते हैं चमकीली आंखें। नीली, ब्लू, स्काई ब्लू कलर। सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता हम थोड़ी सुस्ती कह सकते हैं। उसकी चाल बड़ी क्या है? अनोखी है। शिथिलता नहीं है, मतलब उसकी चाल में सुस्ती नहीं है। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, कि कमल का पत्ता हो, उस पर मान लीजिए हम पानी की बूंद रखते हैं तो वो किस प्रकार फिसल जाती है, उसी प्रकार उसमें स्फूर्ति है, अर्थात उसकी चाल में इतनी तेजी होती है। आंखों की चंचलता, जो एक जगह टिकता न हो। आंखें बड़ी क्या हैं? चंचल हैं। उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है। कितनी है उम्र उसकी? केवल 9 या 10 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा।
और शायद यही उसकी उम्र रियल में रही भी होगी। अधजली सिगरेट का, अधजली आधी जली हुई सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया। जगदीश बाबू जब उस कैफ़े में या रेस्टोरेंट में आते हैं तब सिगरेट पीते पीते अंदर आ रहे थे। प्रवेश मतलब एंटर किया, तो वह एक मेज पर, मेज मतलब टेबल, मेज टेबल पर से प्लेटें उठा रहा था। और जब वे पास ही के कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने खड़ा था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जब वो प्लेटें उठा रहा था और सामने वाली टेबल पर कौन आके बैठ गए, जगदीश बाबू। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रतीक्षा कर रहा हो कि इस टेबल पर आकर कोई बैठ जाए। प्रतीक्षा, इंतजार, राह देखना। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन करने के लिए, नम्रता पोलाइटनेस, प्रदर्शन दिखाना, नम्रता दिखाने के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। पर उसके इसी मौन में, मौन मतलब चुप्पी, चुप रहना, साइलेंट, केवल उसने अपना सिर झुकाया और बड़ी प्यारी सी स्माइल दी। और जैसे इस मौन में सारा मीनू समाहित था। मीनू मतलब मेन्यू, MENU, मेन्यू। समाहित मतलब समाया हुआ था। ऐसे लग रहा था उसकी विनम्रता में सारा मेन्यू छुपा हुआ है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा के चल दिया। जगदीश बाबू ने किसका ऑर्डर दिया? सिंगल चाय का। और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। पलक झपकते ही मतलब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में जैसे चाय वहाँ हाजिर थी। इतनी इसकी अच्छी स्फूर्ति थी काम करने की। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। भावनाएं, इमोशंस विचित्र, अजीब। निर्जन, निर्जन मतलब जंगल, जहाँ पे कोई व्यक्ति आता जाता ना हो उसे कहते हैं निर्जन। एकांत, अकेलेपन में, स्थान में निस्संग होने पर भी, निस्संग जब हमारे साथ कोई भी न हो। कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता, अर्थात हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पे कोई भी हमारे साथ बैठा नहीं है, अर्थात बिल्कुल हम अकेले बैठे हैं। तो कभी कभी हम अकेले होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस नहीं करते। एकाकी मतलब अकेलापन। क्या रीज़न है इसके पीछे? देखें, लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, निकट नज़दीक है। इस अकेलेपन में भी सब कुछ कितना नज़दीक है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत, विपरीत मतलब के अगेंस्ट में कभी सैकड़ों अनगिनत नर नारियों के बीच नर पुरुष, नारी औरत मतलब भीड़, इनडायरेक्ट मीनिंग लेना है भीड़। सैकड़ों लोगों की भीड़ में हम खड़े हैं, उनके बीच में खड़े हैं। जनरमय वातावरण में, जनरमय शोरगुल युक्त, बहुत ही शोर शराबे वाले वातावरण में खड़े हैं, भीड़ है लोगों की। ऐसे वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। दो विपरीत स्थितियां यहाँ पे बताई गई हैं। कभी कभी हम अकेले बैठे हैं ऐसे स्थान पर जहाँ पे कोई भी एक भी व्यक्ति हमारे साथ बैठा नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। इसके विपरीत क्या, कौन सा वातावरण बताया है? भीड़ में खड़े हैं फिर भी अपने आप को क्या महसूस करते हैं? अकेला। अर्थात मन स्थिति इंसान की बताई गई है। लगता है जो कुछ है वह सब पराया है, अर्थात बहुत सारे अपने लोगों के बीच में खड़े हैं लेकिन फिर भी परायापन महसूस होता है। कितना अपनत्वहीन, हीन मतलब खाली, जिसमें जरा सा भी अपनापन, लगाव न हो, स्नेह की भावना न हो। अपनों के बीच खड़े हैं लेकिन अपनापन नहीं है। पर यह अकारण नहीं होता, अकारण बिना वजह के। इस एकाकीपन की अनुभूति, एकाकीपन, अकेलापन, अनुभूति, एहसास, इस अलगाव की जड़ें होती हैं। अलगाव, दूर रहना, जुदा हो जाना, इस अलगाव की जड़ें होती हैं। बिछो मतलब बिछड़ जाना, विरक्ति, दूर हो जाना, किसी कथा के मूल में, कथा मतलब कहानी, मूल मतलब जड़ में कोई ना कोई ऐसी कहानी उस इंसान के मन में छुपी होती है कि निर्जन स्थान पे बैठा है फिर भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपनों की ऐसी मधुर स्मृतियाँ होती हैं, मधुर यादें होती हैं, या इतनी अच्छी कोई चीज़ हमारे मन में बैठी हुई होती है कि अकेलेपन में होने के बावजूद भी लगता है कि अपना कोई ना कोई साथ है।
फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन मेंटली हमें उनका सपोर्ट महसूस होता है। दूसरी स्थिति कौन सी बताइए इसकी विपरीत, कि भीड़ भाड़ में खड़े हैं, चारों तरफ लोग अपने ही हैं, सगे संबंधी हैं, फिर भी उनमें अपनापन पाया नहीं जाता, तब लगता है कि कितना अकेलापन महसूस हो रहा है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं। दूर देश का मीनिंग क्या लेना है? दूसरे शहर से। दूर देश का मीनिंग यहाँ पे विदेश नहीं लेना है। अकेले हैं। चौक की चहल पहल, चौक जहाँ पे ये बाजार है, मार्केट है, उस चौक की चहल पहल किए कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। मतलब यहाँ पे कोई भी अपनेपन से भरा हुआ नहीं है, कोई भी तो सगा संबंधी उनका नहीं था, ना कोई मित्र था। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर, अभ्यस्त मतलब हैबिचुअल हो जाने पर, कुछ दिन रहेंगे, थोड़ा आड़ोस पड़ोस में कोई मित्र बन जाएगा, या जिस जगह खाना पीना खाने जाएंगे, चाय पीने जाएंगे, वहाँ पे कोई ना कोई मित्र बन जाएगा, तो धीरे धीरे आदत होती जाएगी। हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। ऐसा भी हो सकता है थोड़े दिनों के बाद, अर्थात अभी अभी दूर शहर से आए हैं और यहाँ पे कोई भी उनका पहचान वाला नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई अपना नहीं है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें अपनापन भरा हो। पर आज तो लगता है अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर। सीमा मतलब बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। यह नहीं, अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, अर्थात अपनेपन से, अपने प्रेम से बहुत ही दूर आ चुके हैं। जो उनके सगे संबंधी हैं उनसे बहुत ही दूर आ चुके हैं। कितना दूर? और तब उन्हें अनायास ही याद आने तब उन्हें अनायास मतलब बिना प्रयत्न किए, तब उन्हें अनायास बिना प्रयत्न किए ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी। कि जब कोई अपना नहीं होता या किसी से हम अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते, तब कौन याद आते हैं? अपने शहर के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे मतलब मित्र, लड़के, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल। कि हम जब कई बार ऐसे हम याद करते हैं कि दूसरे शहर में जाते हैं और बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई भी अपना मित्र नहीं है, तब याद आते हैं कि हम संडे को या किसी का बर्थडे वगैरह हुआ करता था तो इस कैफ़े में जाते थे, इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, अपने मित्र पड़ोसी सब याद आते हैं। कब? जब हमें कोई अपना नहीं मिलता, अकेलापन महसूस करते हैं। चाय साहब, तब तक कौन लेकर आया चाय? मदन नाम का बच्चा, जो दूर गांव से आया है और यहाँ नौकरी कर रहा है रेस्टोरेंट में। जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है। शब्दों की ध्वनि मतलब आवाज में, जिसकी रिक्तता मतलब खालीपन उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। शंका मतलब डाउट, समाधान सॉल्यूशन, सुलझाव। अब ये जो आवाज़ आई ना चाय साहब, देखो शब्द तो यही था चाय साहब, लेकिन किस भावना से बोले गए शब्द तो एक ही होता है, लेकिन किस रूप में उस शब्द का उपयोग किया गया, उच्चारण किया गया, प्रोनाउंस किया गया, ये इंसान की फितरत को या उसके नेचर को बताते हैं, है ना। कोई गुस्से में बोलता है, कोई घमंड में बोलता है, कोई बहुत ही विनम्रता से बोलता है जिसमें अपनेपन की भावना हो। तो यहाँ पे जो जगदीश बाबू के मन में अकेलेपन का भाव था या रिक्तता, खालीपन महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये खालीपन अब भरने ही वाला है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? अर्थात मदन की आवाज़ में बहुत ही उन्हें अपनापन महसूस हो रहा था। मदन, अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। अब ये जो बच्चा है मदन नाम का, बिल्कुल इलिटरेट है, उसे ये तक नहीं पता है कि हर गांव का एक नाम होता है। उस गांव में पहाड़ी आई हुई है, बहुत सारे पहाड़ियाँ आए हुए हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, तो उसे लगता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? पहाड़ का रहने वाला हूँ, अर्थात जहाँ रहता हूँ उसका नाम ही पहाड़ है। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? अब जगदीश बाबू ने थोड़ा डिटेल में उसको समझाया कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ये पहाड़ आए हुए होते हैं उस शहर का एक नाम भी होता है। तो तुम्हारा गांव किस पहाड़ के आजू बाजू आता है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। उसे पता चला कि जिला अलग होता है, शहर का नाम अलग होता है और पहाड़ अलग। मुस्कुरा के बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अर्थात वह जिस स्थान से आया है वो किस स्थान, उसका नाम क्या है? अल्मोड़ा। वहाँ कोई गांव है
और वहाँ पे पहाड़ियाँ आई हुई हैं। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। गरज मतलब यूँ कह सकते हैं कि चाहना से उसे जानने की चाहना थी कि भाई अल्मोड़ा में कौन सी जगह पर ये रहता है, किस गांव में रहता है। इस प्रश्न ने उसे और भी संकोच में डाल दिया, संकोच, हिचकिचाहट में कि अब मैं अपने गांव का नाम कैसे लूं। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण। निराली मतलब अनोखी, विचित्र, अजीब सी। संज्ञा मतलब नाम, है ना। संज्ञा हम कर चुके हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी का नाम बताया जा रहा हो, है ना, तो निराली। अब ये जो नाम था गांव का वो बड़ा ही क्या था, निराला था। उसे संकोच हो रहा था, हिचकिचाहट हो रही थी कि अब मैं नाम लूं भी तो कैसे लूं गांव का। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से कम 15-20 मील दूर होगा। मील देखो, 1 मील का मीनिंग क्या होता है, 1.5 किलोमीटर, है ना। तो 15-20 मील मतलब कम से कम किलोमीटर कहें तो कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास वह दूर है अल्मोड़ा नाम के क्षेत्र से। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही ना, जगदीश बाबू ने जोर दे के कहा, कुछ नाम तो बताओ, गांव का होगा ही। डोटियां लगाओ, बड़ा ही अजीब नाम था, इसीलिए मदन को बताने में क्या हो रही थी, हिचकिचाहट हो रही थी। वह सकुचाता हुआ सा बोला, सकुचाता हिचकिचाते हुए, कि जगदीश बाबू क्या सोचेंगे, ऐसा गांव का नाम है। जगदीश बाबू के चेहरे पे पुती हुई एकाकीपन की स्याही, पुती हुई मतलब छाई हुई, एकाकीपन की स्याही, जो अकेलेपन की छाया। स्याही का मीनिंग वैसे होता है इंक, यहाँ पे क्या मीनिंग ले सकते हैं, छाया। जो अकेलेपन का भाव छाया हुआ था वह तो दूर हो गया जब उन्होंने मुस्कुरा के मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। अब इनका अकेलापन दूर हो गया और मुस्कुराते हुए बोले कि मैं भी तुम्हारे जो डोटियां लगो नाम का गांव है उसके आसपास का रहने वाला हूँ। निकटवर्ती, नजदीक। लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। और जैसे ही पता पड़ा कि ये मेरे गांव के बाजू में इनका गांव है या पड़ोसी गांव के हैं, तो मदन बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वो भी तो यहाँ पर अकेला ही था। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट के देखने का प्रयत्न कर रहा था। अतीत मतलब अपना पास्ट। अब जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में कल्पना करने लगा। अतीत का गांव, अपने गांव को याद कर रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ को वो क्या बोलते हैं, ईजा। बाबा अपने पिताजी को कहते हैं। दीदी, उसका नाम है भूली, उसकी छोटी बहन का नाम है दीदी है, और भूली वह अपनी छोटी बहन को बोलता है। और दाजू, बड़े भाई को क्या बोलता है, दाजू। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा अपनी माता नहीं, दीदी नहीं, भूली वो भी नहीं, नहीं दाजू, हाँ दाजू कहा। ये तो जगदीश बाबू के रूप में मुझे कौन मिल गए हैं, दाजू, अर्थात मुझे अपना बड़ा भाई जैसे मिल चुका है। 2-4 ही दिन में मदन और जगदीश बाबू के बीच में अजनबीपन की खाई दूर हो गई। दोनों ही पहले अजीब थे, अजनबी थे, है ना, एक दूसरे को जानते नहीं थे। अब धीरे धीरे मित्रता बढ़ने लगी। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। जय हिंद ये थोड़ा टिपिकल स्टाइल में लिखा हुआ है, हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। वह कुछ भी बात कहता ना, जैसे ही जगदीश बाबू आके बैठते, एंटर होते, तो कुछ ना कुछ बातें करता रहता। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी ह्यू पड़ेगी। ह्यू का मीनिंग होता है हिम, जहाँ बर्फ की बारिश होती है। तो जिस गांव में ये रहता था, डोटियां लगो अल्मोड़ा में, वहाँ पे बर्फबारी होती थी। तो कभी कभी यहाँ ज़्यादा ठंड होती थी ना, जिस शहर में ये लोग रह रहे हैं, तो वो बोलता कि आज लगता है यहाँ पे भी बारिश गिरेगी, जैसे अपने गांव में गिरती है। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती। बातें करता रहता था, काम करता रहता था, और मान लो किसी और टेबल से आवाज़ सुनाई देती बॉय, और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वह वहां पे पहुंच जाता था। प्रतिध्वनि मतलब इको। दूसरी बार आवाज़ सुनाई दे उससे पहले तो वह क्या हो जाता, वहां पहुंच जाता। इतनी स्पीड थी उसकी चलने की। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़ लेता हुआ आऊँ क्या। कहा पानी लाओ, दाजू ने कहा, अर्थात जगदीश बाबू ने कहा पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता था। आतुरता मतलब एक्साइटेड होकर।
और लगन मतलब बहुत ही लगाव से, दोहराता मतलब रिपीट करता। जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। मान लीजिए बहुत दिनों के बाद बेटा अपनी माँ के पास आया है तो माँ कितना प्यार करती है, उसी प्रकार मदन में भी इतना ही अपनापन था जैसे किसके प्रति था, जगदीश बाबू के प्रति। जैसे ही बोलता कि पानी ला तो कहता हाँ दादी अभी लेकर आता हूँ। कुछ ही दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। अब उन्हें चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ दिख रहा था। क्यों? क्योंकि कोई अपना उन्हें मिल चुका था। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी क्या बोलता रहता था, दाजू दाजू। इनडायरेक्ट मीनिंग है दूसरी टेबल पे काम कर रहा है, बात मेरे से कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन क्या करता था, यहाँ पुकारता किस नाम से था, दाजू दाजू। ठीक है, अब ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी आगे की कहानी करेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।